आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनको SEO पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और उसी नॉलेज को यूज करते हुए शॉर्ट टर्म में कुछ मनी जनरेट करना चाहते हैं। तो आज की केस स्टडी की एग्जांपल उसी से रिलेटेड है कि कैसे मैंने वेबसाइट बाय की इन $1500 और कुछ मंथ्स काम करने के बाद उसको सेल आउट कर दिया गया $4000 में। और आप ऐसी रनिंग वेबसाइट कैसे बाय कर सकते हैं, उसको बाय करने के लिए कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं और ये कब डिसाइड करना होता है कि ऐसी वेबसाइट आपने कब और कितने में सेल करनी है। और आज की केस स्टडी इसलिए भी सिलेक्ट की कि जो आपने प्लान्स बना रखे हैं वेबसाइट बाय करने के बाद उस पर जो एक्टिविटी करनी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। लास्ट केस स्टडी में मैंने बताया था कि कैसे 22,000 जनरेट किया मैंने एक ब्लॉग से विद इन 1 ईयर। तो मुझे मैसेजेस आते रहते थे कि हमने वेबसाइट बाय करनी है तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी वेबसाइट बाय की जाए या उस पर कितना काम रिक्वायर्ड होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। और फिर आप मुझे अपनी वेबसाइट्स भेज देते थे कि इसको एनालाइज करें। ये पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होता क्योंकि एक लंबी चौड़ी फैक्टर्स की लिस्ट है जो कि आपने अप्लाई करनी होती है। अगर उसमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर दें तो आपके वेबसाइट गले भी पड़ सकती है। तो चलते हैं आज की केस स्टडी की तरफ। एक ब्लॉग बाय किया गया फरवरी 2020 में इन $1500। ये एक स्टैब्लिश्ड वेबसाइट थी और इसका डोमेन नेम ब्रांड नेम था और इसकी डोमेन एक्सटेंशन .com थी और ये होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से रिलेटेड था। 5 कमर्शियल आर्टिकल इसके ऊपर प्लेस थे जो कि कमर्शियल कंटेंट था और उसके साथ 10 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल थे जो सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं 5 कमर्शियल आर्टिकल्स को। और इसकी लास्ट 4 मंथ्स की इनकम अप्रोक्सीमेटली $70 थी और फरवरी 2020 तक इसकी एज अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर थी। ब्लॉग को लेने के बाद एनालाइज किया गया उसकी बैकलिंकिंग को और अच्छे क्वालिटी 50 बैकलिंक प्लेस हुए थे जो कि स्पैम स्कोर फ्री थे, यानी कि उनका स्पैम स्कोर नहीं था और अच्छे क्वालिटी के लिंक क्रिएट किए हुए थे। और ये तमाम बैकलिंक फ्री सोर्सेज के थे, यानी कि किसी भी किस्म की गेस्ट पोस्ट या PBN के लिंक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। और कंटेंट की क्वालिटी मोर देन एवरेज थी, यानी कि कुछ अच्छे आर्टिकल क्रिएट किए हुए थे जो कि बेसिक कंटेंट राइटिंग की डिमांड्स को पूरा करते हैं। और ये $70 जो ये ब्लॉग अर्न कर रहा था मंथली, वो अप्रोक्सीमेटली 70 विजिटर डेली उसकी ट्रैफिक थी। ये वो मेन फैक्टर थे जिसकी बेस पर ये डिसाइड किया गया कि इस ब्लॉग को ले लेना चाहिए $1500 में और इस तरह वो ब्लॉग बाय कर लिया गया। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपको किसी भी ब्लॉग या एस्टेब्लिश वेबसाइट को लेने से पहले फोकस रखने होते हैं। आपने किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को परचेज करने से पहले कौन से फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन टूल को, जिस तरह मैं HRF यूज करता हूं, HRF के टूल में वो वेबसाइट एंटर करें और चेक करें कि उसका ऑर्गेनिक कीवर्ड का ग्राफ अप ट्रेंड में हो और एटलीस्ट 3 to 5 मंथ्स का ग्राफ अप ट्रेंड में जा रहा हो। यानी कि आपने जो भी एरिया फोकस रखना है, लेट सपोज वो 1 या 2 साल पुरानी डोमेन है तो उसके लास्ट 3 to 4 मंथ्स का ग्राफ अप ट्रेंड में होना चाहिए। और वो कीवर्ड जो आप फोकस कर रहे हैं, अगर वो ब्लॉग Amazon एफिलिएट का सिस्टम यूज कर रहा है तो वो कीवर्ड भी बाइंग कीवर्ड्स होने चाहिए, यानी कि जेनेरिक कीवर्ड जिसके ऊपर विजिटर आता है और वो चीज बाय नहीं करता, वो आपके किसी काम नहीं आने वाले। तो अपने मॉडल के मुताबिक अगर आप गूगल एडसेंस यूज कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को फोकस रखेंगे। अगर आप CPA या एफिलिएट ब्लॉग बाय करना चाह रहे हैं तो आपने उसके कीवर्ड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करने हैं जिनको बायर इंटेंट कीवर्ड कहा जाता है, जो कि मैक्सिमम कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 70 विजिटर ये ब्लॉग डेली रिसीव करता था और इसकी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली $70 थी, जो कि एक हैंडसम कन्वर्जन रेट होता है। और कोशिश करें जो वेबसाइट आप बाय करने वाले हैं उसकी एज मोर देन 1 ईयर हो, यानी कि वो किसी पेनल्टी या सैंडबॉक्स में से गुजर चुकी हो और एक एस्टैब्लिश्ड डोमेन नेम की तरह चल रही हो। और एवरेज इनकम अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो कम से कम स्टेबल रहे, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंथ वो $200 जनरेट कर रही है और नेक्स्ट मंथ वो $50 भी नहीं जनरेट कर रही। और ये सारी की सारी ट्रैफिक आपने एनालिटिक्स के थ्रू कंफर्म करनी है कि ये ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। और गूगल एनालिटिक्स से तो आप ट्रैफिक का सोर्स चेक करेंगे, उसके अलावा गूगल सर्च कंसोल में जाकर आपने ये जरूर देखना है कि उसके कीवर्ड्स की ट्रैफिक एनालिटिक्स के साथ मैच होती हो, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो गूगल वेब मास्टर में शो हो रही है, गूगल सर्च कंसोल में शो हो रही है, वही ट्रैफिक अप्रोक्सीमेटली मैच करनी चाहिए गूगल एनालिटिक्स के ट्रैफिक से भी। जैसे कुछ लोग वेबसाइट बाय कर लेते हैं और उसके ऊपर 30 to 50% सोशल ट्रैफिक होती है, जो कि वो लेते हुए उन्होंने चेक नहीं कर रखी होती है, और जब वो ले लेते हैं और उसके ऊपर जिससे भी उन्होंने वेबसाइट परचेज की है वो किसी मीडियम से सोशल ट्रैफिक सेंड कर रहा था, और जब आपके पास आने के बाद वो सोशल ट्रैफिक नहीं आती तो आपको अपने ग्राफ में एक स्लंप नजर आता है। और अगर आपको आर्टिकल की क्वालिटी का नॉलेज है तो आप उस ब्लॉग का कंटेंट पढ़ के डिसाइड कर लेंगे कि उसके कंटेंट की सेंस बनती है और एक अच्छा हाई क्वालिटी आर्टिकल क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल राइटर से उसको चेक करवाएं उस ब्लॉग को लेने से पहले। और जिन कीवर्ड्स पे वो टारगेट कर रखा है उसमें से जो बायर इंटेंट कीवर्ड्स हैं वो लो डिफिकल्टी होनी चाहिए, यानी कि कोशिश करें कि उनकी डिफिकल्टी अंडर 10 हो या 10 से कम ज्यादा हो। ये मैं आपको डिफिकल्टी HRF के स्टैट्स के मुताबिक दिखा रहा हूं। जैसे कि जब ये ब्लॉग बाय किया गया तो उसके कीवर्ड को डीपली एनालाइज किया गया, जिसमें वो तमाम फैक्टर कंसीडर हुए जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें जो की पॉइंट थी जिससे मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ इसको लेने में, वो ये था कि इसके कीवर्ड डिफिकल्टी HRF के मुताबिक अराउंड 10 थी, यानी कि मोस्टली कीवर्ड अंडर 10 में आते थे, और उसके ऊपर वॉल्यूम 1000 के अराउंड था, यानी कुछ कीवर्ड 1000 के वॉल्यूम से ज्यादा थे और कुछ कम भी थे। तो अब बात करते हैं कि उसको लेने के बाद उसके ऊपर कौन सी एक्टिविटी की गई, क्या क्या काम किए गए और उससे उसकी ग्रोथ कितनी हो गई। इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि जब ये वेबसाइट बाय की गई तो इसकी ट्रैफिक में थोड़ा स्लंप आया। ये ग्राफ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए कैसे है या मेरे लिए भी कैसे थी, कि जब ये ग्राफ डाउन होने लगा, इसके ऊपर ट्रैफिक डिक्रीज होने लगी, विजिटर कम होने लगा, तो सेलर ने इसको सेल करने का सोचा, जिसमें ये वेबसाइट एक इकोनॉमिकल प्राइस में परचेज कर ली गई। अगर इसका ग्राफ अप ट्रेंड में ही रहता शायद सेलर इसको सेल ना करता। और जब ये वेबसाइट बाय कर ली गई तो उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई की गई। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड जो सिलेक्ट किए गए वो लो डिफिकल्टी थे, तो फ्यूचर के कीवर्ड डिसाइड किए गए और अप्रोक्सीमेटली 5 आर्टिकल्स और क्रिएट किए गए, जिसका वर्ड काउंट 3000 टू 5000 वर्ड्स पर आर्टिकल था। और उसके साथ कोई इंफॉर्मेशनल आर्टिकल नहीं क्रिएट किया गया इन्हीं 5 मंथ्स में। और जब ये वेबसाइट बाय की गई थी तो किसी भी किस्म का स्कीमा उसमें प्लेस नहीं था, तो ये जब 5 आर्टिकल्स ऐड किए गए और पुराने आर्टिकल्स में भी सबसे पहले स्कीमा क्रिएट किया गया, जिसमें आइटम लिस्ट, FAQs और टेबल का स्कीमा ऐड किया गया। और जैसे ये सारी चीजें अपडेट हुई तो इस ग्राफ को आप वापस देख सकते हैं कि दोबारा अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। और फिर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आई जिसके लिए कोई भी प्लान नहीं करता, और मई गूगल 2020 में एक अपडेट आई जिसकी वजह से ये वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% डाउन हो गई, जैसे आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है। तो ये आर्टिकल्स क्रिएट करने के बाद इस अपडेट से निकलने के लिए क्रिएट किए गए बैकलिंक्स, जो कि लिंक आउटरीच करके परचेज किए गए, और इस अपडेट से निकलने के लिए 6 बैकलिंक क्रिएट किए गए, जिसके लिए मेथड यूज हुआ लिंक आउटरीच का। अपने टॉपिक से रिलेटेड ही डोमेन्स फाइंड की गई जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, उनको एक ईमेल की गई, उनसे प्राइस पे निगोशिएशन की गई, और उसके बाद ये 6 बैकलिंक मल्टीपल वेबसाइट पे क्रिएट कर दिए गए, जिसकी कॉस्ट आई अप्रोक्सीमेटली $550। ये वो एक्सपेंस था जो कि मेरे प्लान में नहीं था, जिसके लिए मैं मेंटली तैयार नहीं था, और ये एक्सपेंस करना जरूरी था क्योंकि इस सिनेरियो से बाहर आने के लिए और उस ग्राफ को अप ट्रेंड में लाने के लिए ये एक्सपेंस करना जरूरी था। अगर गूगल की ये अपडेट ना आती तो मुझे ये $550 का एक्सपेंस ना करना पड़ता, और ये ग्राफ इस तरह अप ट्रेंड में रहता, और इसकी ग्रोथ भी जो 30 to 40% ड्रॉप हुई थी ये 100% इंक्रीज हो जाती। और जब ये बैकलिंक क्रिएट किए गए तो 15 to 20 डेज के अंदर वेबसाइट वापस रिकवरी मूड पे आ गई, जैसे कि आपको एक ग्राफ में नजर आ रहा है। और फिर जैसे गूगल अपडेट प्लान के मुताबिक नहीं थी तो इस वेबसाइट को सेल करने का फैसला किया गया ताकि इस सिनेरियो से बाहर आया जा सके, और इस वेबसाइट को सेल कर दिया गया इन $4000। तो इस $4000 में आर्टिकल और बैकलिंक क्रिएट करने के लिए एक्सपेंस हुआ अप्रोक्सीमेटली $700 to $800 का। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट थोड़ी कम अमाउंट में सेल हुई है, पर इसकी वजह यह है कि जो गूगल अपडेट की वजह से टाइम गैप आया, जो कि प्लान के मुताबिक तो उसको सेल शायद बाद में किया जाता, पर उस अपडेट ने इसका ग्राफ अननेचुरल कर दिया, जिसकी वजह से इस सिनेरियो में से बाहर निकलना जरूरी था। और अगर ये फेज ना आता और वेबसाइट स्टेबल ट्रेंड में ही रहती तो शायद ये 2 गुना प्राइस में सेल हो सकती थी। इस 5 मंथ्स में प्रॉफिट जनरेट हुआ $1500 का, जो कि एक इकोनॉमिकल फिगर है। अब बात करते हैं कि कौन सी थीम यूज की गई। इस डोमेन पर जो डे 1 से थीम अप्लाई हुई थी वो थी एस्ट्रा, और उसी थीम के साथ ही इसी को आगे कंटिन्यू किया गया। इसमें किसी किस्म की थीम नहीं चेंज की गई, और मेरा मशवरा आपके लिए भी यही
यही है कि जब भी आप कोई डोमेन बाय करें या कोई भी डोमेन स्टेब्लिश पोजीशन में हो या कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर ट्रैफिक ले रही हो, तो उसमें किसी भी किस्म की मेजर चेंजेस ना करें। थीम चेंज करना मेजर चेंजेस में आता है, तो इसी थीम को ही कंटिन्यू किया गया। और इस टाइम गुजरने के बाद एस्ट्रा में जो ऑब्जेक्शंस फेज आई, जो कि आपने न्यूज में भी देखी होंगी, वो इस सारे प्रोसेस में से निकलने के बाद आई। अब बात करते हैं कि कौन से प्लगइन यूज किए गए इस वेबसाइट के बैकएंड में। सबसे पहले यूज किया गया SEO के लिए यूज्ड SEO को। SEO यूज का प्रीमियम वर्जन ही यूज किया गया। उसके अलावा कैशे और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया गया WP रॉकेट को। AAWP को यूज किया गया टेबल कस्टमाइजेशन के लिए। प्रॉज एंड कॉन्स के लिए किसी भी किस्म का प्लगइन नहीं यूज किया गया और मैन्युअली प्रॉज एंड कॉन्स क्रिएट किए गए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप i2 प्रॉज एंड कॉन्स का प्लगइन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्कीमा को बिल्ड किया गया, जिसके लिए यूज किया गया कस्टम फील्ड के प्लगइन को। अब बात करते हैं कि कौन सी होस्टिंग पर ये ब्लॉग प्लेस हुआ था। इसके लिए यूज हो रहा था VPS होस्टिंग, पर उसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट थी, जिसमें से इसको भी उसी शेयर्ड VPS में प्लेस किया गया और WP रॉकेट से इसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई, जिससे इसका पेज स्पीड स्कोर 80 to 90 की फिगर को टच करने लग गया। ये थी आज की केस स्टडी कि कैसे आप एक ब्लॉग बाय कर सकते हैं और बाय करते हुए कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है और उसके ऊपर आपने एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और उस टाइम फ्रेम में आपने क्या एक्टिविटी करनी है ये आपने पहले डिसाइड करना है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर इसको सेल आउट कर देना है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे गूगल अपडेट आ जाती है, तो उसमें से कैसे निकलना है कि आपको लॉस भी ना हो। तो अगर इस केस स्टडी में आपको कोई क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया है या इन डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि आपको मैं डिटेल रिप्लाई दे सकूं। और उसके अलावा किसी और केस स्टडी में आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो भी अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर करें। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।